कहानी है हारुकी की, जिसने 39 साल तक एक नर्क जैसी जिंदगी जी है। जिंदगी भर उसने दुख और धोखे सहे और आखिर में उसे कभी न ठीक होने वाली कैंसर बीमारी हो गई। ऐसी जिंदगी देने के लिए गॉड खुद हारुकी से माफी मांगते हैं। मरने के बाद हारुकी की सोल हेवन में गई। गॉड को अपने किए पे पछतावा था। वो अपनी गलती को सुधारना चाहते थे। उन्होंने हारुकी को एक नया जीवन देने का वादा किया और कहा कि वो उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करेंगे। हारुकी बड़ा ही सिंपल इंसान था। उसने गॉड से इच्छा मांगी कि वो एक फार्मर के रूप में जन्म लेना चाहता है और एक ऐसी जगह पे उसका जन्म हो जहां उसे पीस मिल सके। गॉड ने हारुकी की बात मान ली, लेकिन गॉड को ये काफी नहीं लगा। गॉड ने हारुकी को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टूल दिया, जिसका नाम ऑलमाइटी फार्मिंग टूल था। अब गॉड अपनी लाठी से हारुकी को उस वर्ल्ड में पहुंचा देते हैं जहां उसकी हमेशा से इच्छा थी। हारुकी की आंखें खुलती हैं और वो पाता है कि उसका शरीर एकदम ठीक चल रहा है। पिछली लाइफ में तो वो कई सालों तक बेड से उठ भी नहीं पाया था। हारुकी की ये नई दुनिया पूरी तरह हरियाली से भरी हुई थी। चारों ओर काफी बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि हारुकी के अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। हारुकी की इच्छा थी कि उसका जन्म वहाँ हो जहाँ कोई सिविलाइजेशन ही ना हो, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं था कि वो बिल्कुल ही अकेला हो। हारुकी के कपड़े एक फार्मर जैसे थे। उसे याद आता है कि गॉड ने उसे ऑलमाइटी फार्मिंग टूल दिया था, जिसका यूज हारुकी जमीन को फार्मिंग लायक ठीक करने में लगाने लगता है। हारुकी नोटिस करता है कि वो कितना भी हल चला ले, उसके नए शरीर में उसे थकान महसूस ही नहीं हो रही और यहाँ की मिट्टी भी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ फसल काफी अच्छी होने वाली है। हाँ, ये जगह काफी अच्छी थी, लेकिन यहाँ हारुकी के साथ जंगली मॉन्स्टर्स भी हैं। तो ये जरूरी था कि हारुकी के पास एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे वो घर कह सके। हारुकी पूरे जंगल को एक्सप्लोर करता है और एक ऐसी जगह की तलाश करता है जहां वो अपने फार्मिंग का काम शुरू कर सके। हारुकी को जंगल में काफी बड़ा पेड़ मिला जिसको वो अपना घर बना सकता था, पर एक समस्या अभी तक बाकी थी। हारुकी को पूरे जंगल में ना तो कोई नदी ना तो कोई तालाब मिला, जो कि उसकी प्यास और फार्मिंग के लिए काफी जरूरी है। हारुकी फैसला करता है कि वो खुद कुआं खोदेगा। हारुकी अपने ऑलमाइटी हथियार को फावड़े में बदल लेता है और जमीन को तब तक गहराई तक खोदता रहता है जब तक उसे पानी नहीं मिल गया। अब पानी का सोर्स मिलने के बाद उसने जमीन साफ करना शुरू कर दिया। एक पेड़ हारुकी के रास्ते में आ रहा था जो उसकी खेती में बाधा बन रहा था। अब हारुकी ने सोचा कि वो अपनी पिछली लाइफ की नॉलेज का इस्तेमाल करके इस पेड़ को काट देगा, लेकिन वो ये देख हैरान हो गया था कि ऑलमाइटी टूल के एक ही वार से वो पेड़ कट के नीचे गिर गया था। हारुकी बार बार बचा, वरना वो पेड़ उसके ऊपर ही गिर जाता। हारुकी सोचता है कि उसे अपने कुछ खाने के लिए खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। तब उसे इसका एहसास हुआ कि उसने इतनी मेहनत की, इसके बावजूद उसे भूख नहीं लग रही है। शायद ये गॉड के दिए शरीर का ही कमाल था। अब हारुकी ऑलमाइटी टूल से सभी लकड़ियों को शेप में काटने लगता है जो उसके घर बनाने के काम में आने वाली थी। गॉड का दिया ये ऑलमाइटी टूल हारुकी के सोचे हर एक टूल में कन्वर्ट हो जाता है, सिवाय कोई हाईटेक टूल के। अब हारुकी ने लकड़ियों को तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो घर बनाएगा कैसे? घर बनाने के लिए लकड़ियों के साथ कीलों की भी जरूरत होती है। तभी हारुकी ने गौर किया कि शाम हो चुकी है और जल्द ही अंधेरा भी होने वाला है। हारुकी को तुरंत आग बनाने की जरूरत थी, नहीं तो उसे पूरी रात अंधेरे में काटनी होगी। लेकिन आग जलाने के लिए उसके पास चीजें नहीं थी। वो अपने ऑलमाइटी टूल का इस्तेमाल करता, लेकिन वो भी काम नहीं आता। अगर वो अपने ऑलमाइटी टूल को माचिस बॉक्स में बदल भी लेता तो उसे डर था कि माचिस के खत्म होते ही कहीं उसका हथियार भी खत्म ना हो जाए। फिर उसने अपने हथियार को मैग्नीफाइंग ग्लास में बदला। हारुकी ने सोचा कि वो सूरज की रोशनी से आग पैदा करेगा, लेकिन सूरज तो डूब चुका था। आखिर में हारुकी ने उसी बड़े पेड़ के अंदर एक जगह बनाई जहां बेचारा वो पूरी रात काटने वाला था। हम देखते हैं कि हारुकी लकड़ियों से बर्तन बना रहा है। हारुकी अंधेरे में भी देख पा रहा था, शायद गॉड के दिए इस शरीर की वजह से। अब सुबह होते ही हारुकी पानी चेक करने के बाद सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाता है, जिसके बाद वो जंगल में वापस पेड़ काटने लगा। पूरे दिन पेड़ काटने के बाद भी हारुकी का शरीर थका नहीं था, लेकिन अब उसे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। अचानक हारुकी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसने देखा कि एक रैबिट मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है। हारुकी ने घबराहट में ऑलमाइटी टूल उसके सिर पे मार दिया, जिस कारण उस रैबिट की मौत हो जाती है और हारुकी के आज के खाने का इंतजाम हो गया था। अब उसने खाना खाया है तो कहीं निकालना भी पड़ेगा, इसीलिए हारुकी ने इस दुनिया में इनोवेटिव टॉयलेट का इन्वेंशन किया।
पर ये तो फिर भी खुले में करने जैसा ही लग रहा था। हारुकी ने 4 दीवार बनाई ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। इसके बाद हारुकी ने वापस अपनी खेती का काम करना शुरू कर दिया था। और अब जो हारुकी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगाएगा, क्योंकि टमाटर, खीरा, प्याज सभी अच्छे हैं। अब यही सोचते सोचते हारुकी ने कुछ ज्यादा ही खेत खोद दिया था और उसे एहसास हुआ कि फसल उगाने के लिए उसके पास बीज भी नहीं है। शाम हो चुकी थी। हारुकी फैसला करता है कि वो कल जंगल से बीज ले आएगा, लेकिन अगले दिन हारुकी ये देख हैरान हो जाता है कि खेत में तो फसल बिना बीज के ही उग रही है। लगता है कि ये ऑलमाइटी टूल का ही असर है। इसके बाद हारुकी ने अपने खेत के चारों ओर प्रोटेक्शन बनाई ताकि ज़ॉम्बीज उसकी फसल को तबाह ना कर दे, और उसने चारों ओर गड्ढा भी कर दिया था ताकि कोई जंगली मॉन्स्टर उसे पार भी ना कर सके। ये प्रोसेस कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन जब फाइनली फेंस का काम कंप्लीट हुआ, हारुकी ने नोटिस किया कि ये फसल बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। अब बची लकड़ियों का यूज करके हारुकी ने एक छोटा सा घर बनाया और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसकी छत बनाई। ऐसे ही खेती करते करते कई और दिन बीत जाते हैं। एक दिन हारुकी को अपने खेत के बाहर कुछ घायल भेड़िए दिखते हैं। ऐसी हालत में वो खतरनाक तो नहीं लग रहे थे। हारुकी उन्हें मीट देकर उनकी मदद करता है, जो उसे हाल ही में एक जंगली सुअर को मार के मिला था। हारुकी को इन भेड़ियों में अपॉर्चुनिटी दिखी। हारुकी को डॉग पसंद थे, उसे हमेशा से एक कुत्ता पालना था। हारुकी गौर करता है कि इन भेड़ियों में एक मादा भेड़िया है जो कि प्रेग्नेंट है और इस वक्त उसे दर्द हो रहा है। शायद वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। हारुकी उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने घर ले आया और जो भी वो कर सकता था उसने वो किया। उस रात हारुकी वापस उस पेड़ के अंदर सोया था। जब हारुकी ने सुबह जाकर देखा, वो मादा 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए हारुकी ने उन्हें अपना सबसे लजीज मीट खाने को दिया। तब से वो भेड़िए हारुकी के घर को अपना ही घर मान चुके थे। तो हारुकी को अपने लिए एक और नई झोपड़ी बनानी पड़ी, जो कि पहली वाली से काफी बड़ी और अच्छी भी थी। हारुकी के बोए हुए प्लांट्स भी कटाई के लिए तैयार थे। ये भेड़िए हारुकी की फार्मिंग लाइफ में काफी काम आ रहे थे। वो जानवरों का शिकार करते थे, जिसमें हारुकी का भी काम हो जाता था, और साथ ही वो हारुकी के खेत की भी रक्षा करते थे। ये मांसाहारी जानवर हैं, लेकिन हारुकी के खेत की ये सब्जियां भी खा लेते थे। हारुकी को एक और झोपड़ी बनानी थी जिसमें वो सब्जियों को स्टोर कर सकेगा। उसे भी काफी चीजें बनाने की जरूरत है। हारुकी को अपनी फार्मिंग लाइफ में अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाने की बात कर रही थी। कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट काफी खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है। वो आदमी उस लड़की को वहाँ जाने से मना भी कर रहा था, लेकिन वो जगह खतरनाक है इसीलिए वो वहाँ जा रही है। वैसे इस चीज से ये साफ हो जाती है कि इस दुनिया में भी सिविलाइजेशन मौजूद है। अब हमें वापस गॉड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक बार फिर गॉड से गलती हो गई है। उन्होंने गलती से हारुकी को फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में रिवाइव कर दिया है, जो कि काफी खतरनाक जगह है। वो हारुकी की सोल को भी वापस नहीं बुला सकते क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। खैर, हारुकी अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल्स के सीक्रेट्स को जानने लगा है। जब हारुकी आलूओं के बारे में सोच रहा था, तब ऑलमाइटी फार्मिंग टूल ने मैजिक के जरिए खेतों में अपने आप ही आलूओं के बीजों को बो दिया था। उसने इस ट्रिक का यूज करते हुए अपनी सारी पसंदीदा सब्जियों को उगाया। हारुकी ने इस चीज को भी नोटिस किया कि ऑलमाइटी टूल से ग्रो की गई सब्जियां काफी जल्दी उग जाती हैं। इस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए हारुकी ने गॉड के सम्मान में 2 मूर्तियां बनाई। हारुकी ने अपनी उगाई सब्जियों से खाना बनाया, जो कि ठीक ही था, बस बिना नमक के खाना बड़ा बेस्वाद लग रहा था। अपने खेतों से थोड़ी दूर हारुकी ने कुछ फलों की खेती की और वक्त के साथ उसने नोटिस किया कि इन भेड़ियों के सिर पर तो सींग उगने लगे हैं। खैर, हारुकी के ये रूममेट्स उसकी काफी मदद कर देते हैं। इनके कभी न खो जाने वाले टैलेंट की वजह से हारुकी ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को एक्सप्लोर कर लिया है और उसे अधिक मात्रा में पानी का एक नया सोर्स मिल गया है। बस दिक्कत ये है कि वो उसे अपने खेत तक कैसे पहुंचाएगा। हारुकी को खेत तक की खुदाई करके एक रास्ता बनाना होगा, जो कि बहुत ही मेहनत का काम है और इसमें 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। और अभी तो खेत में भी बहुत काम था और उसे रोड को बेहतर करने पर भी ध्यान देना होगा अगर उसे सलामत चीजें एक तरफ से दूसरी ओर पहुंचानी है। हारुकी का खेत काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, इतना कि उसे खेत को और बड़ा करना पड़ा। हारुकी ने अपने खेत में नई तरह की फसलें उगाना शुरू कर दिया था, जैसे कि गन्ने और गेहूं, यहाँ तक कि और भी तरह तरह की चीजें। पर ऐसा क्यों होता है कि जब चीजें ठीक चल रही हों तो अचानक चीजें खराब क्यों होने लगती हैं? कहने का मतलब था कि सर्दियां आ रही हैं।
यानी कि हारुकी को उसकी पीसफुल फार्मिंग लाइफ में और भी नई चुनौतियों का सामना करना होगा, जैसे कि ठंड में खेती कैसे हो पाएगी। ठंड में पहनने के लिए हारुकी के पास कपड़े ही कहाँ हैं। हारुकी ने रैबिट मॉन्स्टर की स्किन पहनने की कोशिश की थी, लेकिन ठंड से पहले वो उसकी बदबू से ही मर जाता। और ऐसे ही कठिन वक्त में एक साथी ही साथ निभाता है। हारुकी के पालतू ने उसकी मुलाकात एक स्पाइडर से करवाई। उसने अपनी कला से हारुकी के लिए एक रुमाल बनाया जो कि काबिले तारीफ था। हमें पता चलता है कि ये स्पाइडर आजकल हारुकी के उस बड़े से पेड़ पर ही रहने लगा है, क्योंकि उसे हारुकी के खेत के आलू बहुत पसंद है। आलूओं के लालच में हारुकी ने उसका बहुत फायदा उठाया। तरह तरह के वस्त्र बनवाए थे हारुकी ने, यहाँ तक कि घर के लिए पर्दे बेडशीट वही बना कर देता था। जिसके बदले में उसे क्या मिला? आलू। जब उसे एहसास होने लगा कि उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हारुकी उसका फायदा उठा के मजे की जिंदगी जी रहा है, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया कि वो पूरी सर्दियां नीचे नहीं आएगा। और इसको हारुकी हाइबरनेशन कहता था। हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पूरी सर्दियां सोकर ही निकाल देते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि ये पूरी सर्दियां सोते हुए बिना कुछ खाए पिए कैसे निकाल देते हैं, तो एंटरटेनमेंट के बीच नॉलेज देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हाइबरनेशन में उस जानवर की शारीरिक शक्ति का यूज ना के बराबर होता है और जिंदा रहने के लिए उनका शरीर उनके ही शरीर पर मौजूद एक्स्ट्रा फैट का यूज करता है। हारुकी का टाइम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी भी उस अपनी पीसफुल लाइफ में किसी चीज की कमी लगती है। अब जब आपके पास सब कुछ हो तब एक मर्द को क्या ही चाहिए होगा। खैर, अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है जब गर्मियां वापस लौट आई थी। अब तक हारुकी के पालतू कुत्तों के बच्चे बड़े हो चुके थे। वो लोग सफर पर गए और जब वापस लौटे तो अपने पार्टनर्स के साथ। हमें पता चलता है कि ज़ाबुटोन ने भी बच्चे दे दिए हैं। एक तो इन्होंने हारुकी के घर को आश्रम बना दिया था, ऊपर से ये हारुकी के सिंगल होने के जख्म पर नमक छिड़क रहे थे। बस बेचारा हारुकी ऐसे हालातों में पागल ना होकर कुछ गलत ना कर बैठे। खैर, कुछ दिनों बाद जब हमेशा की तरह हारुकी अपने खेतों में काम कर रहा था, तो अचानक ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजाने लगता है। हारुकी ने जब जंगल में जाकर देखा तो उसे वहाँ एक बच्ची दिखी जो घायल दिख रही थी। वो हारुकी से मदद मांग रही थी। हारुकी के पालतू भेड़िए उस लड़की को देख घुर्रा रहे थे। हारुकी ने उन्हें रोका और जैसे ही वो उस बच्ची की मदद करने उसके पास गया, वो लड़की हारुकी को काट लेती है। हारुकी का खून चूसने के बाद वो अचानक ही ट्रांसफॉर्म होने लगी थी, लेकिन अपने सामने ही अपने मालिक पर हमला होता देख फिर जो रेल उस लड़की की उन भेड़ियों ने बनाई, हारुकी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पाया था। वो लड़की वापस अपने पिछले रूप में आ गई थी। हारुकी ने उस लड़की की कहानी सुनी। उसे पता चला कि ये लड़की एक वैम्पायर है और उसे अपने आप को रिकवर करने के लिए हारुकी के खून की जरूरत थी। इस खतरनाक जंगल में कुछ लोगों ने उस पे हमला कर दिया था। उनसे ही अपने आप को बचाते हुए उसके शरीर की सारी शक्तियां खत्म हो गई। हारुकी ने उसकी बात को समझा और उससे अपना खून ऑफर किया। खून पीने के बाद वो लड़की वापस अपने रूप में तो आ गई, पर हारुकी ने नोटिस किया कि वो पिछली बार जितनी बड़ी नहीं हुई थी। वो लड़की हारुकी को बताती है कि अगर वो ज्यादा खून पिएगी तो हारुकी की जान खतरे में आ सकती है। हारुकी कहता है कि तुम्हें जितने खून की जरूरत है तुम उतना खून पी सकती हो। असल में जब इस लड़की ने हारुकी का खून पिया था, हारुकी को कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शायद गॉड की दी गई इस हेल्दी बॉडी की वजह से। हारुकी उस लड़की को अपने घर लेकर आता है। जंगल के बीच इतना बड़ा और खूबसूरत खेत देख वो लड़की हैरान हो गई थी। उसने हारुकी के खेत के फल भी ट्राई किए जो कि उसे काफी पसंद आए। उसका कहना था कि उसने इतने स्वादिष्ट फल आज तक नहीं चखे थे। ये सुन के हारुकी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर इस दुनिया की बात हो या तो उस दुनिया की, ये पहली बार था जब किसी ने हारुकी की तारीफ की थी। इसके बाद उन दोनों ने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया। उस लड़की को हारुकी के साथ काफी मजा आ रहा था, लेकिन हारुकी ये देख हैरान हो जाता है कि ये लड़की मैजिक यूज करती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लू है और वो मेडिकल प्लांट्स पे रिसर्च कर रही है और इसी के चलते वो इस फॉरेस्ट में आई थी। लेकिन कुछ नोबल्स ने उसे देख लिया था और उनसे ही बचते हुए उसकी ऐसी हालत हो गई थी। वैसे वो लड़की हारुकी को रियलाइज करवाती है कि वो भी तो मैजिक यूज करता है। हारुकी का हथियार कोई मैजिक आइटम से कुछ कम नहीं। खैर, आज का दिन इन दोनों के लिए ही सरप्राइजेस से भरा रहा, लेकिन अब लू को यहाँ से जाना होगा। हारुकी रियलाइज करता है कि अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो वो वापस अकेला हो जाएगा। हारुकी रू को यहाँ रुकने के लिए कहता है। लू मान भी जाती है कि अपनी रिसर्च के लिए वो कुछ दिन यहाँ रुक सकती है, लेकिन हारुकी चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे। अचानक ऐसी बातें सुनकर लू शर्माने लगी थी। लू उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक वैम्पायर है
और नोबल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हारुकी कहता है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हारुकी लोगों से बात करने में अच्छा नहीं है, वो लोगों से अलग रहना चाहता था, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है कि वो अकेला नहीं रह पाएगा। लू कहती है कि वो रुक जाएगी, लेकिन हारुकी के अचानक प्रपोज करने से वो थोड़ी सरप्राइज हो गई थी और अब जाके हारुकी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो लू को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बातों का वो मतलब नहीं था, तो अब लू को गुस्सा आने लगता है कि क्या हारुकी उसके साथ मजाक कर रहा था। हारुकी उससे माफी मांगता है, लेकिन वो चाहता है कि वो वहीं रुक जाए। लू उसकी बात को मान लेती है और इस खुशी में हारुकी लू से चिपकने लगता है। अब हारुकी के दिन बदलने लगे थे। उसे कोई मिल गया था जो उसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहे। हारुकी लू को बताता है कि वो उसके विलेज की पहली पर्सन है। हारुकी की ये जगह अभी तो कोई विलेज नहीं है, लेकिन वो यहाँ अपना एक गांव बसाना चाहता है। तभी हारुकी का डॉग भौंकने लगता है। वो हारुकी को रियलाइज करवा रहा था कि वो उसके गांव का पहला पर्सन है और अगर सभी को गिना जाए तो लू 30th पर्सन है इस विलेज की। हारुकी की बात सुन के लू हंसने लगती है। वैसे लू चाहती थी कि यहाँ मेडिकल हब्स को भी उगाया जाए और ऑलमाइटी टूल के साथ ये काफी आसान था। इसके बाद हमें उसी बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज एक और कोई लड़की आई है और वो भी फॉरेस्ट ऑफ द डेथ जाना चाहती है। वो आदमी उस लड़की को भी एडवाइस देता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उस लड़की को देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी बात मानने वाली थी। जब से लू हारुकी की जिंदगी में आई है, उसने हारुकी की लाइफ को आसान कर दिया है। यहाँ तक कि उसने नमक की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया था। असल में यहाँ नमक हमेशा से मौजूद था, बस उसे डिसॉल्व करने की जरूरत थी। यहाँ आने के बाद लू ने काफी सारी चीजें हारुकी को सिखाई और ऐसे ही जब उनके दिन अच्छे चल रहे थे, एक दिन ज़ोबुटोन वापस खतरे की घंटी बजाता है। हारुकी और लू ने जब जंगल में जाके देखा तो हारुकी के पालतुओं ने आज फिर एक लड़की को दबोच के रखा हुआ था। हारुकी ने उस लड़की की मदद की। हमें पता चलता है कि ये लड़की एक एंजल है और अपने आप को हील कर सकती है। अचानक हम देखते हैं कि लू वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। जब एंजल ने लू को देखा, वो उस पर चिल्ला पड़ी, जो कि ये बात हारुकी के पालतुओं को पसंद नहीं आती। उन्होंने उस एंजल की बैंड बजा दी थी। हारुकी ने एंजल को बचाया और उसे अपने घर ले आया। हमें पता चलता है कि हारुकी के डॉग्स पर मैजिक काम नहीं करता और वो स्पेल्स को भी काफी अच्छे से डॉज कर लेते हैं, जिसके जीते जागते गवाह ये एंजल और लू हैं। वैसे वो एंजल लू से पूछती है कि आखिर उसके साथ ये आदमी कौन है। लू ने शर्माते हुए जवाब दिया कि ये उसके पति देव हैं। ये सुन वो एंजल हैरान हो गई थी। हारुकी ने भी लू की बात में हामी भरी। खैर वो एंजल अपना नाम टिया बताती है और वो एक वॉरियर है और ये वही नोबल है जो लू के पीछे पड़ी हुई थी। हमें पता चलता है कि लू ने गुस्से में एक पूरे शहर को तबाह कर दिया था। लू कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। नोबल्स ही जबरदस्ती उसे मेडिकल हब्स और ड्रग्स बनवाते थे। लेकिन टीना सच बताती है कि लूना रात भर एक पागल साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करती रहती है और अजीबोगरीब मेडिसिन बनाती है और अगर इस बीच उसे कोई परेशान करे तो वो वहाँ तबाही मचा देती है। खैर लूना इन सभी बातों को भुलाकर टिया को यहीं रुकने को कहती है। उसने टिया को हारुकी का पूरा खेत दिखाया और उसने ज़ाबुटोन से भी टिया को मिलवाया, लेकिन टिया ज़ाबुटोन को देख बेहोश हो जाती है। वैसे फसल काटने का वक्त हो चुका था और ये लोग अपने ही मेहमान से खेती बाड़ी करवा रहे थे। उन तीनों ने पूरी शाम भर मेहनत की। टिया को हारुकी के खेत के फल और सब्जियां काफी पसंद आई थी। उसने रियलाइज किया कि खेती बाड़ी का काम भी मजेदार हो सकता है। ये सुनने के बाद लू टिया को हमेशा के लिए यहीं रोकने लगती है। टिया कंफ्यूज हो गई थी। लू का कहना था कि वो अकेले नहीं झेल पाएगी, लेकिन लू का मतलब गाय के गांव को बेहतर बनाने में मदद करने से था। खैर टिया ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। एक दिन टिया ने कहा कि उन्हें और भी स्ट्रॉबेरीज को उगाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं था। अगर खेत को बड़ा भी कर दिया जाए तो ये तीनों मिलकर भी इतने काबिल नहीं कि उसे जोत सके। हम देखते हैं कि भेड़ियों की फैमिली भी काफी बड़ी होती जा रही है और ये धीरे धीरे और भी एक्सपेंड होने वाली थी। ज़ोबुटोन के बच्चे भी सफर पर जा चुके थे और किसी दिन वो भी अपने पार्टनर्स के साथ वापस लौटेंगे। हारुकी ने उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अलग से डॉग एरिया बनाया। फिर एक दिन टिया कहती है कि वो किसी काम से जा रही है। हारुकी को लगने लगता है कि टिया हमेशा के लिए जा रही है, लेकिन उसने कहा कि वो जल्द ही वापस लौट आएगी। पर 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन टिया वापस नहीं लौटी थी। पर फिर एक दिन टिया वापस लौटी,
लेकिन इस बार वो अपने साथ कई सारी एल्फ्स को लेकर आई थी और ये सभी अब से उनके साथ ही रहने वाली थी। टिया बताती है कि इन एल्फ्स की प्रजाति और इनका घर ह्यूमंस वॉर में तबाह हो गया था और तब से ये लोग कुछ ही बचे हैं और तब से भटक ही रहे हैं। उनमें से एक एल्फ जिसका नाम रिया था, वो बोलती है कि अगर उनके पास कोई घर नहीं होगा तो वो अपनी प्रजाति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन सभी एल्फ्स की उम्र 300 से 400 साल तक की है। हारुकी इनकी बात को मान लेता है, लेकिन अब ये लोग काफी ज्यादा हो चुके थे। इन सभी को साथ रहने के लिए अभी काफी बड़ी जगह की जरूरत थी और एक काफी बड़े घर की भी। अब सच में ये लोग इस खेत को विलेज बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। पेड़ की लकड़ियों से इन्होंने अपने लिए टॉयलेट बनाए और एक बंगला टाइप घर बनाने का काम शुरू हो गया। जब हारुकी ने एक ही वार में पेड़ को काटा, वो एल्फ ये देख हैरान हो गई थी, क्योंकि इस दुनिया के पेड़ लोहे जितने मजबूत हैं। वैसे ये एल्फ हारुकी से बेहतर कंस्ट्रक्शन का काम जानती थी। हारुकी का काम तो बस यहाँ लिया के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। उन एल्फ्स ने मिलकर वाकई कमाल का घर बनाया था। लू और टिया कहती हैं कि ये उनकी छोटी झोपड़ी से तो बहुत बेहतर है। ये सुन हारुकी को बुरा लगता है। आखिर उसने वो झोपड़ी काफी मेहनत से बनाई थी। खैर, इस घर के एंट्रेंस के सामने ही एक काफी बड़ा लिविंग रूम था और वहीं पर एक डाइनिंग टेबल है जहाँ सभी लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और सेकंड फ्लोर जहाँ सभी के लिए अलग अलग रूम मौजूद हैं। हारुकी कहता है कि काश सभी के लिए ये जगह पीसफुल जगह बन सके। हम देखते हैं कि एल्फ्स को भी खेती बाड़ी के काम में बहुत ही मजा आ रहा है। हारुकी को पता चलता है कि एल्फ्स फायर मैजिक का यूज करना जानती हैं और वो लोग मीट भी खाते हैं। हारुकी को ये सुन काफी हैरानी हुई थी। उसे लगा था कि एल्फ्स प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं और अगर वो लोग मीट खाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। लिया बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर वो सच में ऐसे होते तो वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाते। खैर, इन बातों को बदलकर लिया बोलती है कि वो लोग उसके लिए लोहार का काम भी कर सकते हैं। हारुकी को अब तक लग रहा था कि इस दुनिया में ड्वार्फ्स होते होंगे जो लोहार का काम संभालते होंगे। उन एल्फ्स ने मिलकर एक भट्टी तैयार की और एक कढ़ाई बनाई। लिया बोलती है कि तकदीर वक्त के साथ सब कुछ सिखा देती है। अगर तुम 200-300 साल तक बिना घर के ऐसे ही भटक रहे हो तो। लिया बोलती है कि वो लोग सब कुछ कर सकते हैं सिवाय सेटल होना और रिप्रोड्यूस करना। हारुकी बोलता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, ये तो वो संभाल लेगा। अरे मैं आपको बता दूं कि हारुकी की बात का मतलब सिर्फ सेटल होने से था। दूसरी चीज के ऊपर तो हारुकी चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकता। खैर, वक्त के साथ इन्होंने ब्रेड बनाने का तरीका भी ढूंढ लिया था और इसीलिए हारुकी सोच रहा था कि अब उसे गेहूं की फसल को और भी बढ़ा देना चाहिए। तभी हारुकी के मन में एक सवाल आता है और वो लू से पूछता है कि कहीं इस जगह का कोई मालिक तो नहीं है। लू बोलती है कि इस जंगल का कोई मालिक नहीं है, तो टेक्निकली ये जगह डीमन लॉर्ड को बिलोंग करती है। हारुकी ये सुन डर जाता है कि कहीं यहाँ के डीमन लॉर्ड उन पे गुस्सा ना हो जाए। लू पूछती है कि क्या शुरुआत में हारुकी की इसमें किसी ने मदद की थी। हारुकी मना कर देता है तो लू बोलती है फिर तो तुम ही इस जगह के मालिक हो। अब इसके कुछ देर बाद हम उन तीनों लड़कियों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो लोग हारुकी के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हारुकी काफी अजीब है, उसने यहाँ डीमन वुल्फ और डीमन स्पाइडर को टीम किया हुआ है। और ऐसे ही लिया भी बोलती है कि वो एल्फ्स के बारे में काफी अजीब बातें कर रहा था। खैर, वो लोग इन बातों पे ज्यादा गौर नहीं करते और यहाँ हम हारुकी को देखते हैं जिसे अचानक याद आया कि उसे तो झरने का पानी अपने खेतों तक लाना है। जब हारुकी इस काम के लिए जा ही रहा था तभी जोबुटोन हारुकी को एक बी दिखाती है। जोबुटोन उसे खाने वाली नहीं थी। हारुकी ने देखा और एहसास किया कि ये क्वीन बी है जो कि बहुत ही परेशानी में है। हारुकी ने उसके लिए भी एक घर बनाया और सिर्फ 10 दिनों में ही वहाँ बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता बन चुका था। हारुकी के लिए तो शहद का भी इंतजाम हो चुका था। उसने सोचा कि अब उसे एक गार्डन भी बना देना चाहिए ताकि मधुमक्खियों को फूल की तलाश में ज्यादा दूर न जाना पड़े। जब हारुकी ये सब सोच ही रहा था तभी टिया हारुकी से मिलने आती है और यहाँ इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देख टिया तुरंत डर कर वहाँ से भाग जाती है। वैसे इन 10 दिनों में हारुकी ने काफी गहरा कुआं बना लिया है जहाँ पानी को स्टोर किया जाएगा। उसने ये प्लान लिया को भी बताया। हारुकी पानी के रास्ते को पत्थर से बनाने की सोच रहा था, लेकिन इस जंगल में इतनी मात्रा में पत्थर मिलना बहुत ही रेयर है और अगर वो लोग लकड़ियों से बनाएंगे तो पानी की लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हारुकी के दिमाग में एक बढ़िया प्लान आया। उसने अपने ऑलमाइटी टूल से मिट्टी को ऐसा स्ट्रक्चर दिया जो कि कंक्रीट से भी मजबूत था।
उन्होंने वाटरवे को मजबूत बनाने के लिए फाउंडेशन का भी निर्माण किया और हारुकी की मेहनत और एल्स की मदद ने इस काम को काफी जल्दी खत्म कर दिया था और अब इनकी रोज कुएं से पानी लाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। हारुकी देखता है कि पानी के साथ साथ तो यहाँ मछलियाँ भी आ रही हैं। तभी अचानक वहाँ बहुत बड़ी मछली आ जाती है जिसने हारुकी पर लगभग हमला कर ही दिया था, लेकिन घबराहट में हारुकी ऑलमाइटी टूल से उसके टुकड़े कर देता है और अब बस उसे पकाना बाकी था। लेकिन ये फिश फॉरेस्ट ऑफ द डेथ से है और इसको लेके लू और टिया थोड़ी चिंता में थी। हारुकी उन्हें चखने के लिए देता है तो वो दोनों कहती हैं कि पहले तुम ही ट्राई करो ना। काई को तो अपना बनाया हुआ खाना काफी पसंद आया था। फिर लू, टिया और बाकी एल्स भी इसको ट्राई करती हैं। अब क्योंकि इनके पास पानी की भी अच्छी सप्लाई थी तो अब इन्होंने चावल की भी फसल उगाना शुरू किया। यहाँ के लोग ना तो चावल और ना ही चावलों की खेती के बारे में कुछ जानते थे। हारुकी के इंस्ट्रक्शंस पर चावलों की खेती हुई और शायद ऑलमाइटी टूल के मैजिक की वजह से ये फसल जल्दी उग भी गई थी और अब वक्त आ चुका था इनको काट के सुखाने का। सभी एल्स ने एक ही झटके में सभी फसलों को काट दिया और इसके बाद इन्हें सुखाने के लिए डाल दिया गया ताकि इनके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाए। यह सब हारुकी ने अपनी दुनिया में टीवी पर एक फेमस आइडल को करते हुए देखा था। वहीं से हारुकी ने ये सब करना सीखा है। अब इनको साफ करने और इनके छिलके उतारने के बाद ये पकाने के लिए तैयार हो चुके थे। चूल्हा तो इन्होंने बना ही लिया था, बस अब इन्हें जरूरत थी तो आग की। लू भी फायर मैजिक करना जानती थी, वो तो पूरे चावल को ही जलाने वाली थी। काई ने उसे समझाया कि उन्हें थोड़ी आग की ही जरूरत है। चावल पक चुके थे लेकिन हारुकी किसी को खाने नहीं देता। वो उन चावलों के राइस बॉल बना रहा था। ये लोग पहली बार राइस बॉल खा रहे थे और ये इन्हें वाकई कमाल लगता है। पर हारुकी के लिए तो राइस बॉल बचे ही नहीं क्योंकि बाकी के तो एल्स खा गई थी। ये लोग हर दिन खेतों में मेहनत कर रहे थे लेकिन एक समस्या थी। एल्स, लू या तो टिया ये सब मैजिक जानते थे। खेतों में काम करने के बाद ये लोग अपने मैजिक से कपड़े साफ कर लेते थे, पर हारुकी का क्या? यहाँ तो नहाने के लिए बाथरूम भी नहीं है। हारुकी बाथरूम बनाने का प्लान करता है और ये प्लान वो सभी को समझाता भी है कि वो लोग बाथरूम बनाएंगे कैसे। हारुकी के जिद पर वो लोग वैसा बाथरूम बनाने लगते हैं जैसा हारुकी चाहता था। उन्होंने पानी को गर्म करने का इंतजाम किया और पानी किस तरह आएगा इसका रास्ता भी ढूंढ लिया था, जिसके बाद उन्होंने काफी बड़ा बाथटब बनाया। लेकिन इसके बावजूद एक समस्या बाकी थी। आखिर बाथरूम के गंदे पानी को छोड़ा कहाँ जाएगा? नदी में गंदा पानी छोड़ना तो ठीक नहीं रहेगा ना। इसका सुझाव टिया के पास था। वो हारुकी को स्लाइम्स के बारे में बताती है। स्लाइम्स ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो गंदगी को खाते हैं और चीजें साफ कर देते हैं। लेकिन हारुकी ने तो अपनी दुनिया में स्लाइम्स के बारे में कुछ और ही सुना था। स्लाइम्स देखने में तो काफी कमजोर लगते हैं लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो हमेशा नए एडवेंचरर्स को टारगेट करते हैं। ज्यादातर नए एडवेंचरर्स की डेथ भी स्लाइम्स की वजह से ही होती है। ये सब हारुकी ने अपनी दुनिया में सुना था। टिया बताती है कि तुमने गलत किताब पढ़ी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हारुकी कुछ स्लाइम्स को लेक में डाल देता है और टिया ने कुछ स्लाइम्स को बाथरूम में डाल दिया था। अब उनके ऊपर करना होगा कैसे, यही जाने। अब पानी गर्म होने के बाद हारुकी सभी को सिखाने वाला था कि नहाया कैसे जाता है, लेकिन हारुकी की बोली बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उनको प्रैक्टिकल होते हुए देखना था। हारुकी के मजे आने वाले थे। उसने कपड़े उतारे और बताया कि कपड़े ऐसे उतारे जाते हैं, पानी ऐसे डाला जाता है और अपने आप को ऐसे पहुंचा जाता है, जिसके बाद ऐसे नहाया जाता है। लड़कियां ये देख एक्साइटेड हो गई थी। उन्होंने हारुकी के साथ ही डुबकी मार दी और हारुकी को वहाँ से निकलने भी नहीं दिया। हारुकी वहाँ पे शर्माने की एक्टिंग करने लगता है और बोलता है कि लगता है उसे अलग ही बाथरूम बनाना पड़ेगा अपने लिए। लेकिन सभी लड़कियां मना कर देती हैं और बोलती हैं कि हम लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, लड़कों को स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाएगा। हारुकी भी लाइक ठीक है भाई। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि हारुकी ने मशरूम उगाने का भी तरीका ढूंढ लिया है। उसी वक्त हारुकी का पालतू वहाँ आता है जो कि पता नहीं कहां से 5 नई एल्फ्स को लेकर आ गया था। लिया ने बताया कि ये लोग पहले उनके गांव में ही रहा करते थे, लेकिन गांव तबाह होने के बाद ये लोग अलग हो गए और आज ही मिल रहे हैं। अब इन 5 एल्फ्स के लिए भी घर का इंतजाम होना था और इसी बहाने वो लोग हारुकी के घर को भी बेहतर करने वाले थे। हारुकी के तो मजे ही आ गए हैं। बंदे के पास तो नींद से ज्यादा तकिए ही हो गए हैं। ये सब होता देख हारुकी का पालतू अपनी सैड स्टोरी सुनाता है। हारुकी के पालतू का नाम कुरु है, जो कि ये नाम हारुकी ने ही दिया है। कुरु बताता है कि उसका नाम कुरु है और कुरु बताता है
कि उसके मास्टर से मिलने से पहले उसका कोई मास्टर नहीं था। वो जंगलों में बंजारों की तरह ही अकेला डोला है। वो अपने आप को जंगल में सबसे ताकतवर समझता था और अपनी ही अकड़ में रहता था। लेकिन एक दिन ये एक लड़की से पिट गया। बेचारे का घमंड चूर चूर हो गया। वो उस लड़की का गुलाम बन गया, जिसके बाद उस लड़की ने उसे अपने साथ गुलाम की तरह रखा और जब भी उसका मन करता वो मेरे से अपनी जरूरत पूरी कर लेती। और एक दिन उसकी जरूरत के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई। फिर एक और दिन आया जब दोनों का घमंड टूटा। एक मॉन्स्टर बियर ने उन दोनों को बहुत पीटा। वो इतनी गंदी तरह पिटे कि उस बियर को भी इन्हें मारने का मन नहीं किया। वो जिंदा ही इनको छोड़ देता है और ऐसी बुरी हालत में उनकी मुलाकात एक चोमू से हुई। उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। कुरु को भी आ रहा था, लेकिन वो हारुकी के वेपन से काफी ताकतवर मैजिक को महसूस कर पा रहा था। वक्त के साथ उन्होंने देखा कि हारुकी काफी ताकतवर मॉन्स्टर्स को अपने दम पर ही खत्म कर देता है। तब से ये लोग हारुकी के वफादार हैं। लेकिन कुरु बोलता है कि एक ऐसा सच है जो अभी तक उन्होंने अपने मास्टर को नहीं बताया, कि वो लोग काफी खतरनाक वुल्फ हैं। इनको इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है। इनका नया घर बनके तैयार हो चुका है और ये घर सभी की पसंद को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस बड़े से घर के बीच में काफी बड़ा मेन हॉल था और हारुकी के कमरे को भी वेल डिजाइन किया हुआ था और उसके रूम के अपोजिट में ही डाइनिंग टेबल था। किचन को घर के सबसे पिछले हिस्से में बनाया गया है और बेसमेंट में भी स्टोरेज के लिए काफी जगह थी। लू और टिया को भी अपना अपना कमरा काफी पसंद आता है। तभी हारुकी को वहाँ एक रूम दिखा जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। उस कमरे के अंदर डबल बेड रखा हुआ था। हारुकी ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और मन में बोला कि वो ऐसे प्रिडिक्ट करेगा जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। लिया हारुकी से आकर बोलती है कि अगर उसे इस घर में कोई भी कमी लगती है तो वो जब चाहे उन्हें बताकर चेंजेस करवा सकता है। हारुकी ने मेन गेट के बाहर 2 मूर्तियां लगाई जो कि घर की शान को और भी बढ़ा दे रहा था। आज सभी ने काफी ज्यादा मेहनत की है तो वो हारुकी से जानना चाहते थे कि आज उन्हें खाने में क्या मिलेगा। आज हारुकी का प्लान था करी बनाने का। यहाँ के लोग करी के बारे में कुछ नहीं जानते। करी बनाना वैसे तो काफी आसान है, लेकिन करी को बेहतरीन रूप देना ये सबकी बस की बात नहीं है। हारुकी ने जब उन्हें करी के इंग्रेडिएंट्स बताए, उनके कुछ समझ आया नहीं बल्कि वो कुछ गलत ही ले लेते हैं। हारुकी उन्हें अपने सीक्रेट खेत पे लेके आया। यहाँ जो फसलें उगाई गई थी ऐसे पौधे इन्होंने कभी देखे भी नहीं थे, क्योंकि इस जगह का ऐसा क्लाइमेट नहीं है जो ये फसल उग सके। ये सब तो ऑलमाइटी टूल की वजह से हुआ। हारुकी ने इन्हें जीरा दिखाया और हल्दी का पौधा भी, लेकिन ये हल्दी सुखाने के बाद ही तैयार होगी। ये काम हारुकी उन दोनों पे छोड़ देता है और ऐसे ही इन्होंने कई चीजों को इकट्ठा किया, जिनमें से एक धनिया भी था। न जाने क्यों धनिया को देखकर ये वुल्फ्स डर रहे थे। ये देखकर टिया और लू गहरी सोच में चली जाती हैं। हारुकी ने सभी मसालों को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन वो देखता है कि यहाँ उसकी मदद करने के लिए सिर्फ लिया ही है। हारुकी को लिया से पता चला कि लू और टिया किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। खैर, उन दोनों को भूलकर ये दोनों अकेले ही काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने कढ़ाई में तेल गरम करके मीट डाला और मसाला तैयार हो जाने के बाद वो लोग कढ़ाई में जीरा डालते हैं और सब्जियां भी फ्राई हो जाने के बाद मसाले भी ठीक मात्रा में डाल दिए गए थे। करी की खुशबू ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर दिया था। हर कोई इसके बनने का इंतजार कर रहा था। लिया को तो इसको बनता देखी उसके मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन हारुकी को याद नहीं आ रहा। लेकिन उसे लग रहा था कि वो कुछ तो भूल रहा है। सडन हारुकी को याद आया कि उसने नान तो बनाया ही नहीं। अब हारुकी को समझ नहीं आ रहा था। वो करी बनाने में इतना खो गया था कि वो तो नान को भूल ही गया। लेकिन अब क्या उसे नान बनाना चाहिए? हारुकी ये बात अच्छे से जानता था कि नान के बिना तो करी खाने का मजा अच्छे से आएगा ही नहीं। लेकिन वो लोग कई सारे थे, हारुकी को काफी ज्यादा नान बनानी पड़ेगी। लेकिन हारुकी घबराया नहीं, उसने नान बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम लू और टिया को देखते हैं जो कि धनिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन तक भी नान की खुशबू आने लगती है। शाम तक काम खत्म हो चुका था। करी और नान दोनों बनके तैयार हो चुकी थी, लेकिन कोई भी उसे खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लोग करी के बारे में कुछ नहीं जानते। इसके अंदर जो चीजें डाली गई हैं, वो इनके लिए एकदम नई है। भले ही इसकी खुशबू कितनी अच्छी हो, इनका खाने का कितना भी मन कर रहा हो। ये सभी लोग अपने आप को रोक के बैठे हुए थे। तो इसकी सबसे पहली बाइट हारुकी लेता है और उसे तो ये बहुत ही पसंद आया था। उसको देख बाकी सभी खाने लगते हैं। हारुकी सबकी परवाह करते हुए बोलता है, जिसको भी करी पसंद ना आई हो वो अपने साथ जबरदस्ती ना करे। लेकिन ये तो फिर से करी लेने के लिए लाइन में लग गए थे। अब हारुकी को अपने लिए चिंता होने लगती है कि उसके लिए करी बचेगी या फिर नहीं। यहाँ लू वुल्फ्स को करी खाने के लिए देती है।
लेकिन करी में धनिया होने की वजह से वो लोग भाग जाते हैं। आखिर में जो हारुकी ने सोचा था उसे करी खाने के लिए मिली ही नहीं, लेकिन वो फिर भी खुश था। वो खुश था उन लोगों की खुशी में। वैसे मैं आपको बता दूं कि सर्दियों का मौसम वापस आ रहा है और स्नोफॉल होने से पहले हारुकी ने सर्दियों की तैयारियां करना शुरू कर दिया था। उसने सर्दियों के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी और जोबुटोन के साथ आलू के बदले में कंबल का सौदा भी हो चुका था। लू और टिया पेट्स के लिए फूड स्टोर कर रही थी क्योंकि ये लोग सर्दियों में शिकार नहीं कर पाएंगे। एल्स भी सर्दियों के लिए कुछ बना रही थी। हारुकी भी सर्दियों के लिए सब्जियां स्टोर कर रहा था। उस डब्बे को वो एक शीट से कवर कर देता है जो कि स्नोफॉल के टाइम स्नो स्टोरेज की तरह दिखेगा। लेकिन लू को मैजिक यूज करता देख हारुकी को भी मैजिक यूज करने का मन करता है। वो मैजिक यूज करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। रात के समय हारुकी लू से बात करता है। उसे पता चलता है कि इग्निशन मैजिक सबसे आसान मैजिक होता है, लेकिन उसके अंदर मैजिक न होने की वजह से वो ये भी नहीं कर पाएगा। हारुकी लू की बात को समझते हुए कहता है कि उसने टिया की तरह गोलम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें भी नाकामयाब रहा। लू ये सुन हैरान हो जाती है क्योंकि गोलम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तक कि लू भी वो मैजिक नहीं कर सकती। ये सुन हारुकी को भी हैरानी होती है कि टिया इतनी अमेजिंग है। हारुकी के मुंह से टिया की तारीफ सुन लू को जलन तो होती है और बोलती है कि वो भी तो अपने मैजिक से कई सारी चीजें कर पाती है। हारुकी खिसिया के हंसने लगता है और बोलता है कि ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं, बल्कि सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, बस सिर्फ वही है जो कुछ काम नहीं आ पाता। वो थोड़ा बहुत गार्डन का और कुकिंग का काम ही कर पाता है। लू कहती है कि तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, यहाँ सबसे अमेजिंग तो तुम ही हो। गाय को लू की बात कुछ समझ नहीं आती। लू कहती है कि फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में सरवाइव करना ऐसा बस तुम ही कर सकते हो। अपनी तारीफ सुन हारुकी को खुशी होती है। अगले दिन से बर्फ का गिरना भी शुरू हो गया था। बर्फ के कारण इनका ज्यादातर वक्त घर के अंदर ही बीत रहा था। अब टाइम काटने के लिए उन्हें कुछ तो मजेदार करना था। हारुकी ने अपनी दुनिया के 3 गेम्स बनाए, चेस, रिवर्सी और महाजोंग। जब उन्होंने रिवर्सी के रूल सुने, उनको तो ये गेम काफी आसान और बोरिंग लग रहा था। तभी टिया बीच में बोलती है कि ये इतना भी आसान नहीं है, ये गेम स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है, जो कि इस गेम को काफी मुश्किल बना देता है। हारुकी टिया की तारीफ करता है कि वो इस गेम को एक बारी में ही समझ गई। हारुकी के मुंह से टिया की तारीफ सुन लू को एक बार फिर जलन होती है। वो टिया को रिवर्सी मैच के लिए चैलेंज कर देती है। टिया भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उनके बीच में काफी इंटेंस मैच चल रहा था। एक जगह पे टिया ने लू को ऐसे फंसा दिया था कि यहाँ से लू का जीतना लगभग नामुमकिन हो गया था। हारुकी को भी यकीन हो गया था कि इस मैच को टिया जीत जाएगी, लेकिन तभी लू पूरे गेम को बिगाड़ देती है और कहती है कि उसका गलती से हाथ फिसल गया। लू कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे याद नहीं कि हमारे पीसेस कहाँ पर थे। शायद हमें इस गेम को वापस शुरू करना होगा। लेकिन टिया ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। वो अपने मैजिक से सभी गोटियों को उनकी पोजीशन पर बैठा देती है, लेकिन लूप फिर नहीं मानती और उस गेम को वापस बिगाड़ देती है और उनके बीच में ऐसे ही एक लूप बन गया था। लूप गेम को बिगाड़ती और टिया उसे वापस ठीक कर देती। यहाँ लिया भी एक एल्फ के साथ रिवर्सी का मैच खेल रही थी और उसमें कुरू लिया की मदद कर रहा था। और हैरानी की बात है कि कुरू ने मैच को जिता भी दिया था। बल्कि काय भी ये देख हैरान हो जाता है कि 2 वुल्फ्स के बीच चेस का मैच चल रहा है। वैसे बाहर से तो ये वुल्फ देखने में काफी शांत लग रहे थे, लेकिन असल पूछा जाए तो मैच काफी इंटेंस चल रहा है। तभी लून वुल्फ्स को खेलता देखती है। उसको तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो इन वुल्फ को आराम से हरा देगी। वो उनके साथ खेली और थोड़ी देर बाद कोने में जाके बैठ गई थी, क्योंकि कुरू ने उसे हरा जो दिया था। और टिया जैसी बदतमीजी वो कुरू के साथ कर भी नहीं सकती, वरना कुरू उसकी वाट नहीं लगा देगा। अब उन सबको देख हारुकी भी उन सबके साथ महाजोंग खेलने लगता है। ये गेम काफी मुश्किल है, लेकिन कुरू ने इस गेम को भी समझ लिया था। पर चीजें सही चल रही थी। हारुकी को लग भी रहा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन आखिर में कुरू ने उसे मात दे दी। बल्कि उस गेम में तो हारुकी सबसे लास्ट आया था। बेचारा हारुकी अपना दुखड़ा लेके वो भी लू की तरह कोने में बैठ गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि जोबुटोन वापस हाइबरनेशन में चला गया है। खैर, हमें पता चलता है कि हारुकी ने यहाँ के लोगों के बीच हमारे एक और गेम को इंट्रोड्यूस किया है, बॉलिंग गेम को। हारुकी ने यहाँ सभी पिलर्स को बदमाशों का नाम दिया है, क्योंकि ये लोग जानना चाहते थे कि हमें इन्हें गिराना क्यों है। लेकिन इस गेम में भी हारुकी से सारे पिलर नहीं गिर पाते। हर बार ये 2 बदमाश हमेशा खड़े रह जाते थे।
लेकिन इस बार जब हारुकी की वापस टर्न आई तो हारुकी ने इस बार वो 2 भी गिरा दिए थे, लेकिन लो ने एक ही बार में सभी को गिरा के हारुकी से उसकी ये खुशी भी छीन ली थी। और ऐसे ही इनकी मस्ती पूरे विंटर चलती है। इन लोगों को पता भी नहीं चला कि स्प्रिंग का मौसम कब वापस लौट आया। इन लोगों ने सोचा ही था कि दिन की शुरुआत फसल उगा के करते हैं, लेकिन अचानक ही ज़ोबुटोन खतरे की घंटी बजाने लगता है। उन्होंने अपनी ओर एक ड्रैगन आता देखा, लेकिन टिया बताती है कि ये कोई ड्रैगन नहीं, उससे भी खतरनाक वाइवर्न है। उन्होंने इंतजार किया कि शायद ये उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वाइवर्न उनके गांव पे हमला कर देता है। लू और टिया ने बैरियर से अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ आग लग गई थी। सभी एल्फ्स उस आग को बुझाने लगती हैं। ये वाइवर्न बहुत ही ताकतवर होते हैं। लू और टिया भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। भागने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये वाइवर्न उन्हें बड़े आराम से पकड़ लेगा। अब सारी जिम्मेदारी हारुकी के ऊपर थी। लीडर होने के नाते उससे ही सबको प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन हारुकी करे क्या? हारुकी को अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिस कारण ऑलमाइटी वेपन एक भाले में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख हारुकी को काफी हैरानी हुई, लेकिन ये सब सोचने का वक्त नहीं था। हारुकी भाले से वाइवर्न पर हमला करता है। वो भाला वाइवर्न के ताकतवर बैरियर को तोड़ते हुए वाइवर्न के पंखों को जा चीरता है। हारुकी का ऐसा रूप सभी ने पहली बार देखा था। हारुकी ने वाइवर्न जैसे ताकतवर क्रिएचर को जख्मी कर दिया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। हारुकी का भाला उसके पास वापस लौट आया। हारुकी एक बार फिर वाइवर्न की ओर वो भाला फेंकता है। इस बार वो भाला उसके आर पार हो गया था। वाइवर्न जंगल में जाके कहीं गिरा। उन्होंने जाकर देखा तो वाइवर्न की मौत हो चुकी थी। वैसे वाइवर्न का यहाँ दिखना काफी हैरान कर देने वाला था। हारुकी पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उन पर जानबूझकर हमला करवाया हो, लेकिन टिया को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वाइवर्न को कंट्रोल करना काफी रेयर है। तो अगर इसका कोई मालिक होता तो वो इतने कीमती मॉन्स्टर को अकेले नहीं भेजता। शायद ये जंगली वाइवर्न था। ये लोग वाइवर्न को अपने घर ले आए और उसे आज रात का खाना बना दिया। वाइवर्न को लेके हमें एक कहानी सुनाई जाती है। बहुत सालों पहले एक राजा हुआ करता था। उसने कहीं से सुना था कि वाइवर्न का मीट काफी स्वादिष्ट होता है। उसे वाइवर्न का मीट चखना था। उसने वाइवर्न का मीट लाने अपनी आर्मी को भेजा, लेकिन उस राजा की आर्मी ही वाइवर्न का खाना बन गई और यहीं पे कहानी खत्म होती है। अब जब ये लोग रात में वाइवर्न के मीट का लुत्फ उठा रहे थे, तब टिया और लूक खुशियां मना रहे थे। खुशी इस बात की कि इनका स्वागत विलेज में हारुकी के पालतू ने किया था, हारुकी ने नहीं। असल में ये दोनों हारुकी की ताकत देख एकदम हैरान थे। अचानक सीन डीमन लॉर्ड के कैसल पर जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ के सभी जनरल किसी बात को लेकर परेशान हैं। असल में उन्हें पता चला है कि किसी ने उनके वाइवर्न को 2 हिट में ही मार गिराया है। ये बात सुनते ही उनमें से एक रिजाइन करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो वाइवर्न उनकी आर्मी जितना ताकतवर था और जो उसे 2 हिट में हरा सकता है, उसका सामना कैसे किया जाएगा। अगले दिन हारुकी अपने खेतों में किसी बात को लेके परेशान था। वो सोच रहा था कि वाइवर्न का मीट काफी स्वादिष्ट था, लेकिन किसी चीज की तो कमी थी। आज इन सभी ने फैसला किया है कि वो लोग अंगूर से वाइन बनाने वाले हैं। भले ही हमारी दुनिया के मुकाबले यहाँ बहुत सी चीजें नहीं हैं, लेकिन वाइन को लेके तो ये भी तरक्की पे चल रहे हैं। जैसे ही सबको पता चला कि वो लोग वाइन बनाने वाले हैं, सभी ने मिलकर अंगूर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अब अंगूरों को कुचल कर इनका रस निकालना था। लेकिन ऐसे तो थोड़ी परेशानी हो रही थी। ये लोग तय करते हैं कि चलो इस चीज को एक रिदम में करते हैं। एल्फ्स अपना क्लासिक गाना गाने लगी और उसकी रिदम पर ये लोग अंगूरों का रस निकालते। इसमें सभी को बहुत मजा आ रहा था। लू अपने साथ काई को भी ज्वाइन करवाती है और इसी खेल खेल में ये लोग 16 बैरल भर देते हैं अंगूरों के रस से। लेकिन फिर भी एल्फ्स कहती हैं, चिंता मत करो, इन्हें तो हम पी के खत्म कर देंगे। तो अब हारुकी के लिए चिंता करने वाली बात थी कि इतना भी उनके लिए कम ना पड़ जाए। अचानक सीन गॉड की तरफ जाता है, जो कि किसी से माफी मांग रहे थे। असल में गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर काफी गुस्सा है हमारे गॉड से, क्योंकि उन्होंने एक मासूम सी सोल को इतने खतरनाक जंगल में छोड़ दिया। हमारे गॉड सफाई देते हुए बोलते हैं, देखो तो हारुकी कितना खुश है। लेकिन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर का गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि गॉड ने हारुकी की सोल को पनिश ही नहीं, उसे इतना ताकतवर हथियार दे दिया है जो कि ग्रिम वेपन का एक डुप्लीकेट है। और ये वेपन
अपने ही यूजर की उम्र को छीन लेता है। तो गॉड कहते हैं कि उन्होंने हारुकी को एक हेल्दी बॉडी दी है और उसके पास इंस्टेंट हीलिंग एबिलिटी भी है, तो हारुकी को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक गॉड के द्वारा इतनी लापरवाही गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर से बर्दाश्त नहीं होती। और एक वजह ये भी थी कि हारुकी ने उनकी मूर्ति बनाते वक्त उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाया है। गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर ने अपने फादर को पनिश किया और कहा कि 3 सालों तक अब आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब वापस अपनी दुनिया में हमने देखा कि आज फिर से खतरे की घंटी बजी है। आज फिर से हारुकी के पालतुओं ने एक लड़की को पकड़ा है, लेकिन इस लड़की को लू पहले से जानती थी। इस लड़की का नाम फ्लोरा है और ये लू की छोटी बहन है। ये लोग फ्लोरा को अपने साथ ले आए। हमें पता चला कि फ्लोरा यहाँ तक अपनी बहन को ढूंढते हुए आ पहुंची है और यहाँ आके उसे झटका मिला कि ये लड़का हारुकी उसकी बहन का हस्बैंड है। वो तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। ये बात सुनकर कुरु उसे डरावने तरीके से देखने लगता है। फ्लोरा डरते हुए बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन क्या करती है। लू फ्लोरा को हारुकी की काबिलियत गिनवाती है कि कैसे उसने वाइवन को हराया था और कैसे वो इन वुल्फ्स का मालिक है। हारुकी को भी अब जाके पता चला कि कुरु एक वुल्फ है और ऐसा वैसा वुल्फ नहीं, इन्फर्नो वुल्फ है। लू को बड़ी हैरानी होती है कि इतने वक्त से इनके साथ रह रहा था और वो इनकी असलियत ही नहीं जानता। खैर, हम देखते हैं कि हारुकी ने फ्लोरा के लिए काफी स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और जो फ्लोरा को सबसे ज्यादा पसंद आया था वो था टोफू। वैसे तो यहाँ के लोग टोफू के बारे में नहीं जानते। हारुकी बताता है कि वो तो मिसो और सोया सॉस भी बनाना चाहता था, पर उसे बनाने के लिए फर्मेंटेड सोयाबीन की जरूरत थी। फ्लोरा भी लू की तरह इन सभी बातों को नोट कर रही थी। इसके अगले ही दिन फ्लोरा वापस शहर की ओर निकल जाती है। वो जाते हुए बोलती है कि वो सभी को फर्मेंटेड सोयाबीन के बारे में बताएगी। अब इसके 1 महीने बाद फ्लोरा वापस लौट आई थी, पर इस बार वो अपने साथ कई सारी मेड्स को लेकर आई थी। उन मेड्स की लीडर आने बोलती है, मास्टर, हम आपके लिए किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। फ्लोरा यहाँ अपने साथ 2 हेल्दी काऊ को भी लेकर आई थी, जिससे अब उनके पास दूध भी होगा और वो डेयरी प्रोडक्ट्स और चीज भी बना पाएंगे। लेकिन एक कोने में खड़ी टिया वहाँ सोच रही थी कि यहाँ हर स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, बस सिर्फ वही है जो सिर्फ एक एंजल है। ये सोच टिया घबराने लगती है। टिया ने कुछ दिन की छुट्टी ली और जब वापस लौटी तो वो अपने साथ 3 एंजल्स और कुछ लिजर्ड्स मैन को लेकर आई। उनका लीडर दादा अपने साथ एक मुर्गी लेकर आया था जो उन्हें अंडे दिया करेगी। ये देख हारुकी को काफी ज्यादा खुशी होती है और उसको खुश देख टिया भी खुश थी। इन सभी लोगों की वजह से ये जगह और भी ज्यादा सिविलाइज होती जा रही थी। वैसे तो ये मेड साफ सफाई के मामले में काफी ज्यादा अच्छी है और ये दिखने में ताकतवर तो लगती नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पर एक समस्या थी कि इन्हें खाना बनाना नहीं आता। हारुकी ने इन लोगों को खाना बनाना सिखाया और इनके हाथों बना हुआ पहली बार का खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। टिया के द्वारा लाई गई एंजल्स जंगल में निगरानी रखती हैं और लिजर्ड्स काफी ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए ये लोग मेहनत वाला काम करते हैं। हारुकी ने दादा के ऊपर एक लाल रुमाल बांधा है क्योंकि सभी लिजर्ड्स एक ही जैसे दिखते हैं। तभी लिया हारुकी के पास आती है और बताती है कि वो बची हुई एल्फ्स को भी लेकर आ गई है जो कि इतने वक्त से जंगल में भटक रही थी। पर हारुकी देखता है कि इनमें कोई भी लड़का नहीं है। लिया दुखी होकर बताती है कि कोई भी लड़का सरवाइव नहीं कर पाया था। ये बात सुनते ही हारुकी सबको रखने के लिए मान गया था। उसी रात हारुकी ने सभी स्पीशीज के रिप्रेजेंटेटिव को इकट्ठा करा। हारुकी खुश होकर बोलता है कि अब हम बहुत सारे हो गए हैं और अब ये जगह सच में एक विलेज बन चुकी है, तो इस विलेज का एक नाम होना चाहिए। उन्होंने सजेशन दिया कि विलेज का नाम हारुकी के नाम पे होना चाहिए, लेकिन हारुकी को लगता है कि नाम काफी अजीब हो जाएगा। तभी ज़ोबुटोन एक दरवाजा खोलने का इशारा देता है। उस दरवाजे के पीछे वही बड़ा पेड़ था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। हारुकी ने विलेज का नाम रखा द ग्रेट ट्री विलेज। ये बात उन्होंने सबको जाके बताई। इस दिन को यादगार बनाने के लिए सेलिब्रेशन किया गया। अचानक वो सभी लोग हारुकी को मेयर मेयर कहकर पुकारने लगे। हारुकी ने कहा कि हमें पहले तय कर लेना चाहिए, तो लू बोलती है कि तुम ही इस जॉब के लिए बने हो। हारुकी देखता है कि सभी लोग वहाँ इस फैसले से खुश थे, तो हारुकी भी खुश हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पार्टी होती है शराब के साथ। वहाँ सभी लोग दबा के पार्टी कर रहे थे और वाइन पी रहे थे, लेकिन हारुकी अकेला बैठा हुआ था। टिया हारुकी को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि वो कहाँ खोया हुआ है। हारुकी कहता है कि आज वो इतना खुश है कि ये सब उसे एक सपना लग रहा है। टिया बोलती है कि ये कोई सपना नहीं है, अब से हम सब साथ रहकर अपनी जिंदगी को जिएंगे। जिसके बाद टिया और हारुकी चेयर करते हैं। तभी नशे में पड़ी लू बोलती है, मुझे भी चेयर करना है। खैर,
अगले दिन